भो बालकाः सुप्रभातं। प्रातःकालीन वेलायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं वन्दनं च। विगत कतिपयदिवसेषु मया पाठितं व्याकरणं व्याकरणान्तर्गत अच सन्धि। अच सन्धेः अनन्तरं हल सन्धिं पाठयामि। इतः पूर्वम् अहम् एकां कथां श्रावयामि। यस्मिन् कथायां व्याकरणस्य माहात्म्यम् अस्ति। व्याकरणस्य का उपयोगिता कस्यां भाषायाम् अनया कथया इदं स्पष्टं भविष्यति। एकः पिता आसीत्, तस्य एकः पुत्रः आसीत्। सः पुत्रः विद्वान् आसीत्, परन्तु तस्य व्याकरणे रुचिः न आसीत्। अनेन तस्य पिता खिन्नः जातः, यतः पिता सम्यक् रूपेण अवगच्छति स्म यत् व्याकरणं विना कस्यापि भाषायाः मर्मज्ञः कोऽपि न भविष्यति, न भवितुम् अर्हति। व्याकरणः एव सा विद्या येन कोऽपि जनः कस्यापि भाषायां पारङ्गतः भवति। व्याकरणं विना भाषायाः मर्म कोऽपि ज्ञातुं न शक्यते। अतः पिता खिन्नः जातः। एकदा तेन पुत्रेण कथितं, भो पुत्र, किं जानीत् यत् व्याकरणस्य महती आवश्यकता भवति कस्यापि भाषायाः पूर्णज्ञानाय। तेन कथितं, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम्। स्वजनः स्वजनो माभूत्, सकलः शकलः सकृत् छकृत्। अनेन श्लोक माध्यमेन तेन कथितं, हे पुत्र, यद्यपि तुमने कई भाषाएं पढ़ी हैं, बहुत सा ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन व्याकरण तुमने नहीं पढ़ा। और जब तक व्याकरण नहीं पढ़ोगे तब तक भाषा के मर्मज्ञ आप नहीं हो सकते हैं। भाषा में शुद्धता, भाषा में परिष्कार, भाषा में सुसंस्कृत भाषा बिना व्याकरण के नहीं होती। जैसे यद्यपि तुमने बहुत सारी विद्याएं पढ़ी हैं, लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ा। व्याकरण के बिना स्वजन कब स्वजन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वजन का अर्थ होता है अपना जन, आत्मीय जन। और स्वजन जिसमें तालव्य होती है, वो स्वजन उसका अर्थ होता है शुनः, कुत्ता। कितना बड़ा अंतर हो गया। एकमात्र दंत्य स और तालव्य सा की वजह से। दंत्य सा लगा तो वही स्वजन बना, आत्मीय जन हो गया। और अगर उसी दंत्य सा में तालव्य सा लग गई तो फिर कुत्ता हो गया। बताइए, अर्थ का अनर्थ हो गया। अगर आप किसी से स्वजन कह दें तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो कितना नाराज़ होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये व्याकरण के द्वारा ही आएगा कि जरा से शब्द वर्ण के अंतर से, एक मात्रा के अंतर से, एक अनुस्वार के अंतर से कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए हे पुत्र, तुम्हें व्याकरण पढ़नी चाहिए। सकलः शकलः दूसरा उदाहरण है। सकलः शकलः, सकल का मतलब होता है
जिसमें दंत्य सा लगी होती है, उस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, सकल विश्व, संपूर्ण संसार। लेकिन अगर वही दंत्य सा की जगह पर अगर तालव्य सा लगा दो, शकल हो जाएगा, तो शकल बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है और उसका तात्पर्य होता है टुकड़ा। एक छोटा सा टुकड़ा, उसको शकल बोलते हैं, खंड। और सकल दंत्य सा जिसमें लगी होती है संपूर्ण, सकल विश्व। तो कितना बड़ा अंतर हुआ सा और शा के कारण। सकृत छकृत, इसी तरह से सकृत भी होता है और असकृत भी होता है। सकृत एक बार, असकृत बार बार। छोटा सा अ लग गया, उससे कितना बड़ा अंतर आ गया। तो हमें इसलिए व्याकरण जानना चाहिए, सीखना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजना स्वजनो माभूत सकला शकला सकृत छकृत। तो उस पिता के इन वचनों का या इस श्लोक का इतना गहरा प्रभाव पड़ा उस पुत्र पर कि उसने कहा कि अब मैं बहुत सारी विद्याएं मैंने पढ़ ली हैं, लेकिन अब मैं व्याकरण शास्त्र पढ़ूंगा, व्याकरण का मर्मज्ञ बनूंगा, क्योंकि बिना व्याकरण के हमारा ज्ञान अधूरा है। और वो व्याकरण पढ़ने लगा। तो इस कहानी का, इस कथा का तात्पर्य यही था, निष्कर्ष यही था कि हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए। और आप जानते हैं, आप चाहे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं या आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं या और किसी क्लास के विद्यार्थी हैं, आप देखिए उसमें तो 100 नंबर के पेपर में से, जो 100 मार्क्स का पेपर आता है, 100 मार्क्स का, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आधे से ज़्यादा, माने 50% से ज़्यादा व्याकरण आती है। इंटरमीडिएट का पेपर उठा लीजिए, आप हाई स्कूल का उठा लीजिए या और किसी क्लास का उठा लीजिए, 50% से ज़्यादा उसमें व्याकरण होती है। इसलिए हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए। तो हम लोग व्याकरण के अंतर्गत संधियाँ इस समय पढ़ रहे हैं। संधियों में अच संधि या स्वर संधि मैंने पढ़ा दी है, आपने अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया होगा। अगर घर पर भी तो आप समझ गए होंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम हल संधि शुरू कर रहे हैं, अर्थात व्यंजन संधि शुरू कर रहे हैं। व्यंजन संधि में सबसे पहले संधि जो आती है उसका नाम है श्चुत्व संधि और उसका सूत्र है स्तोश्चुनाश्चुः। संधेय किम नाम वद कथय, संधेय किम नाम, हाँ ठीक है, च्युत्व संधि। और तस्य सूत्रम अस्ति स्तोश्चुनाश्चुः। उत्तर पुस्तिकाम उद्घाटे एंड और लिख। च्युत्व संधि सूत्र है स्तोह चुना श्चुः। श्चुत्व संधेः सूत्रम अस्ति स्तोश्चुनाश्चुः। अस्य अर्थम अस्ति, अस्य तात्पर्यम अस्ति यत् सकारस्य तवर्गस्य चेत योगः शकारस्य च वर्गस्य वर्णानां सह भवेत् तर्हि सकार तवर्गस्य वर्णास्थाने वर्णेषु स्थाने शकार च वर्गः भवति। अवगतम? यदि सकार और तवर्ग के बाद शकार या चवर्ग आए तो सकार और तवर्ग के बाद शकार और चवर्ग हो जाता है। इसीलिए मैंने व्याकरण शुरू करने से पहले आपको वर्णमाला सिखाई थी। जब तक आप वर्णमाला नहीं सीख पाएंगे, सीखेंगे सही ढंग से, तब तक आप इन संधियों को नहीं ठीक से समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें वर्ग भी आ रहे हैं और पीछे जो अच संधि में पढ़ा था उसमें प्रत्याहार भी आए थे। हम प्रत्याहार बनाना फिर एक दिन किसी दिन बताएंगे किस तरह से, माहेश्वर सूत्र लिख करके, तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर
इस संधि में होता क्या है, इसमें स्तोह, स्तोह से आप समझिए पहला दंत सा है तो सकार, और ता से मतलब तवर्ग है। अगर सकार और तवर्ग के बाद फिर क्या आया, शकार तालव्य सा, शकार आए या चवर्ग का कोई वर्ण आए, तो क्या होता है, इस पहले वाले सकार और तवर्ग के स्थान में ये जो लास्ट में लिखा है शकार और चवर्ग हो जाता है, शकार या चवर्ग के वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तात्पर्यम अवगतम। नवा पुनः शृणोतु, बारंबारं शृणोतु। यदि शंका भवेत् तर्हि संकोचम परिहाय त्वरितमेव कथयतु। यदि सकार और तवर्ग का शकार और चवर्ग के वर्णों के साथ योग हो, योग माने मेल हो, तो सकार और तवर्ग के वर्णों के स्थान पर शकार और चवर्ग के वर्ण हो जाते हैं। यही इस संधि का मतलब है, तात्पर्य है। बहुत सीधी सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है। अगर पहले कोई सकार माने दंत सकार, सकार जब हम कहें इसका मतलब है केवल स, अकार कहें इसका मतलब है केवल अ, वकार कहें इसका मतलब है केवल व। जब कार लगा दिया जाता है तो फिर और कोई नहीं गुंजाइश होती है किसी अन्य शब्द की। तो सकार माने केवल सा, दंत सा। यदि दंत सा और तवर्ग का कोई वर्ण हो, उसका योग किससे हो, मेल किससे हो, शकार और चवर्ग से, चवर्ग के वर्णों से, तो फिर इस पहले वाले के स्थान पर शकार और चवर्ग के वर्ण हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, अब उदाहरण हम लिखते हैं। पहला उदाहरण है रामस प्लस शेते, रामस प्लस शेते। उदाहरण हम चारों लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। दूसरा उदाहरण है रामस प्लस चिनोति, फिर है सत प्लस चित, फिर है सत प्लस चरित्र। ठीक है, फिर है एक उदाहरण शार्ंगिन प्लस जया। ये 5 उदाहरण हमने लिख दिए। अब 5 उदाहरणों से आप समझ जाएंगे, ये संधि स्पष्ट हो जाएगी। रामस धन शेते, अब यहां पर देखिए प्लस से पहले वर्ण को, वो शब्द कौन सा है, रामस। प्लस के बाद दूसरा शब्द कौन सा है, शेते। तो उसमें अंतिम जो है वो दंत्य सकार है, जो यहां पर हमने बताया था नियम में। नियम की जो शर्त क्या थी, यदि सकार या तवर्ग के बाद, तो यहां पर सकार देखो आ रहा है, उसके बाद क्या है, शकार या चवर्ग का कोई वर्ण आए, तो यहां पर देखिए आगे शकार ये तालव्य वाला आ रहा है। ठीक है, शकार आ रहा है, इसका मतलब ये नियम पूरा हो रहा है। यहां पर जब नियम पूरा हो रहा है तो इसके अनुसार फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इस पहले वाले के स्थान पर शकार या चवर्ग हो जाएगा। पहले वाले में अगर सकार है तो उसकी जगह पर ये वाला शकार हो जाएगा। तो यहां पर इस सकार की जगह शकार कर दो, क्यों, आगे शकार ये आ रहा है। जब मेल इसका इसके साथ होगा तो फिर इस सा के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा। तो क्या बना, बाकी पूर्व वर्ण सब वैसे ही लिखने हैं। रामस, इस सा की जगह पर शा कर देना है, और आगे शेते वैसे ही लिख देना है। तो क्या बन गया, रामस शेते, रामस धन शेते बराबर रामस शेते। समझ गए। दूसरा उदाहरण देखिए, रामस धन चिनोति। यहां पर प्लस से पहले रामस शब्द है, दूसरा है चिनोति शब्द। तो प्लस से पहले चूंकि सकार दंत सकार आया है, इस नियम के अनुसार इसका योग किससे हो रहा है, इस
चवर्ग के चा से, देखो यहां पर शा नहीं आया है, यहां पर शकार या चवर्ग का कोई वर्ण हो, तो शकार ना आके चवर्ग का कोई वर्ण आया है, तो यहां चकार का पहले ही वर्ण आया है क्या, चिनोति का च। तो शर्त पूरी हो गई, तो इस सकार के स्थान पर भी वही शकार हो जाएगा। कौन, तालव्य शा वाला शकार। तो ये साधा है तो आधा ही होगा, रामस ये साधा कर दो, और चिनोति वैसे ही लिख दो, छोटी की मात्रा पहले से लगती है इसलिए चिनोति ऐसे लिख दो, रामश्चिनोति। ठीक है, दूसरा उदाहरण समझ में। फिर तीसरा उदाहरण है सद्धनचित। सत प्लस चित, प्लस से पहले सत है, प्लस के बाद चित शब्द है। शर्त के अनुसार, नियमानुसार पहले सकार या तवर्ग का वर्ण हो, तो यहां पर देखो तवर्ग का ता आया है। आगे शकार या चवर्ग का वर्ण हो तो आगे चवर्ग का च आया है। शर्त पूरी हो रही है नियम की, इसलिए ये च्युत्व संधि यहां पर लागू हो जाएगी, और इस ता की जगह पर यही वाला हो जाएगा, चकार का ही वर्ण होगा, तो यहां पर चा होकर के सच्चित बन गया। ठीक है, सच्चित, बस ता की जगह हमने चा कर दिया, चूंकि आगे इसका चा से मेल हो रहा है, माने इस नियम के अनुसार शकार या चवर्ग का चा आया हुआ है। ठीक है, तो ता आधा था इसलिए चा आधा हमने कर दिया, और इसको लिख दिया चित को ऐसे ही, तो सच्चित बन गया। आप शब्द ये सुनते होंगे, ये वाले शब्द कम सुने होंगे, लेकिन सच्चित तो सुनते ही सुनते हैं। ऐसे सत प्लस चरित्र है, इसमें भी ठीक यही चीज है, पहले तवर्ग आया है, तवर्ग का ता, आगे फिर चरित्र में च आया है, ये शकार या चवर्ग में चवर्ग का च आया है। शर्त पूरी हो रही है, इसलिए इस ता के स्थान पर भी च आधा हो जाएगा और बन जाएगा सच्चरित्र। सच्चरित्र। ठीक है, फिर अगला है शार्ङिन प्लस जया, इस पे रा भी टंगी हुई है, रा है, शार्ङिन प्लस जया। शार्ङिन प्लस जया, इसमें देखिए प्लस के पहले एक शब्द है शार्ङिन, फिर दूसरा है जया। नियम के अनुसार प्लस से पहले न है, तो न जो है इस तवर्ग का ही है, सा या तवर्ग के वर्ण का योग शकार या चवर्ग से होना, तो यहां पर तवर्ग का न आया है, क्योंकि तवर्ग जब हमने बताए थे त थ द ध न, अंतिम अनुनासिक वर्ण होता है क्या, नकार, तो वो नकार जो है यहां पर आया हुआ है। अब उसका योग किससे हो रहा है, जा से, जा है चवर्ग का वर्ण, तो इसका मतलब है स्तोह चुना चुह जो सूत्र है, इसकी शर्त पूरी हो रही है। अतः इस नियम के अनुसार इस ना के स्थान पर ये जा जो है ये किस वर्ग का है, आपको पता होना चाहिए। ज किस वर्ग का वर्ण होता है, च छ ज झ य, चवर्ग का है। तो चूंकि यहां पर ना है, अनुनासिक वर्ण है, तो इसलिए इसका योग जा से हो रहा है, माने चवर्ग के वर्ण के साथ हो रहा है, इसलिए अनुनासिक वर्ण ही होगा जो अंतिम होता है, च छ ज झ य। तो उस चवर्ग का अंतिम वर्ण इसकी जगह पर, इस ना की जगह पर लिख देना है, बाकी सब वही लिखना है, तो लिख दो वही बराबर शार्ङिन, ये वाला होता है। अब चूंकि आधा था इसलिए आधा ही लिखेंगे, और आगे जय वैसे लिख दो। ठीक है, शार्ङिन जया, देखो हमने इस तरह से लिख दिया, ये संस्कृत इसीलिए तो इसमें एक एक वर्ण का बड़ा महत्व होता है। ये जो है शार्ङिन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, शार्ङिन जया, ये छोटी की मात्रा है, फिर ये शार्ङिन जया, ये बिंदी लगी हुई है, तो शार्ङिन प्लस जया बराबर शार्ङिन जया। इस ना की जगह पर इस चवर्ग का अंतिम अनुनासिक वर्ण हो गया या, तो शार्ङिन जया बन गया। ठीक है, तो ये 4-5 उदाहरण हमने बताए, इन 5 उदाहरणों से आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप फिर से
समझ लें, कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको पूछ भी लें। च्युत्व संधि का सूत्र है स्तोह चुनाश्चुह। इस सूत्र से ही आपको इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आपको पता हो जाएगी अगर ये सूत्र याद है तो। इसमें पहला शब्द है स्तोह, दूसरा है चुना, फिर तीसरा है चूह। बस इन्हीं में परिभाषा छिपी हुई है। यदि सकार या तवर्ग का शकार या चवर्ग के साथ योग हो, माने मेल हो, तो पहले वाले के स्थान पर शकार या चवर्ग हो जाता है। अर्थात सकार या तवर्ग के स्थान पर शकार या चवर्ग हो जाता है। बस मेल इसका शकार या चवर्ग से होना चाहिए। ठीक है। अब इस नियम के अनुसार हमने 5 उदाहरण बताए। पहला था रामस धन शेते, तो इस सकार का मेल हो रहा है श से, इस शकार से, इसलिए शर्त पूरी हुई और इस सकार के स्थान पर शकार हो गया, रामश्चेते बन गया। रामस धन चिनोति, यहाँ भी सकार के बाद चवर्ग का चा रहा है, इसलिए इस सकार के स्थान पर शकार हो गया, रामश्चिनोति बन गया। ठीक है। सत धन चित, यहाँ भी जो है तकार का योग चवर्ग के च के साथ हो रहा है, अर्थात इस नियम के अनुसार ता के स्थान पर च होकर आधा सच्चित बना। इसी तरह से सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र, तो यहाँ पर भी तकार का योग हो रहा है चवर्ग के च से, इसलिए ता के स्थान पर च होकर सच्चरित्र बन गया। शार्गिन प्लस जया, यहाँ अंतिम उदाहरण में प्लस से पहले ना है, माने तवर्ग का ना है, इसलिए इसका योग हो रहा है चवर्ग के जा से, तो नियमानुसार, इस नियम के अनुसार इस ना के स्थान पर इसी चवर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा। अंतिम वर्ण ये होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं और बोलते हैं य। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई शंका समाधान है, तो आप पूछ सकते हैं निसंकोच, क्योंकि जब आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर नहीं भूलेगा, फिर आप जो है उसको कर लेंगे। और परीक्षा में ये सारी आती हैं, यह ध्यान रखिएगा। किसी भी परीक्षा में ये संधियां होती हैं। इंटर की परीक्षा में ये सारी संधियां हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सारी हैं। और इन्हीं में से कोई न कोई उदाहरण आते रहते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको कर लेंगे। इसलिए इसको आप भली भांति घर पे भी पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल फिर मिलेंगे। ओके।